नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा नेताओं ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। पार्टी में फूट के संकेत। और आपको बता दें कि एक तीर से चार निशाने वाला ऑडियो भी इस वक्त वायरल हो रहा है, जो भाजपा की मुश्किलें बिहार के विधानसभा चुनाव में बढ़ा सकती हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर जबरदस्त हमला कहा, हम धोएंगे सीएम नीतीश के सारे पाप और सोशल जस्टिस के साथ जनता के साथ करेंगे न्याय। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के पास सभी समस्याओं का एक ही नुस्खा है कि भगवान भरोसे छोड़ दो। ये बड़ा तंत्र तेजस्वी यादव ने करते हुए जेडीयू और एनडीओ को घेरने की कोशिश की है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगने वाला है भाजपा और एनडीए को, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि किसकी सरकार बिहार में बनेगी। तो दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी नेताओं ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, एक तीर से चार शिकार वाला ऑडियो वायरल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत से कई तरह की घमासान की खबरें सामने आई हैं। बिहार की हॉट सीट माने जाने वाली मुंगेर में बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीजेपी के मुंगेर जिलाध्यक्ष राजेश जैन और बीजेपी महामंत्री के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष एक तीर से चार शिकार करने की बात कर रहे हैं। ऑडियो में तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव लड़ाने के ऑफर का भी जिक्र है। ऑडियो वायरल होने के बाद मुंगेर बीजेपी गुटों में बढ़ गई है। बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक जिलाध्यक्ष राजेश जैन के खिलाफ हो गए हैं और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के नाराज नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व से जिलाध्यक्ष राजेश जैन को हटाने की मांग की है। हालांकि वायरल वीडियो को लेकर राजेश जैन ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने फोन पर एक फॉर्मल बातचीत और ऑडियो का एक छोटा हिस्सा काटकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर पूरा ऑडियो सुना जाए तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इस वायरल वीडियो को लेकर मुंगेर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्राण रंजन विकास ने कहा कि जिलाध्यक्ष राजेश जैन बीजेपी के विरोध में काम करते आ रहे हैं। उनकी जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद से ही विरोध शुरू हो गया। उनकी मंशा पार्टी को मिट्टी में मिलाने की है। पार्टी अगर उन्हें निष्कासित नहीं करती है तो मुंगेर में बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अम्बरीश सिंह ने कहा कि राजेश जैन विरोधियों के साथ मिलकर पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा पार्टी के खिलाफ काम किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, बोले तेजस्वी, हम धोएंगे सीएम नीतीश के दाग, सोशल जस्टिस के साथ करेंगे आर्थिक न्याय। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में बयानबाजियों का दौर जारी है। एक तरफ पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं, तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कोरोना काल व बाढ़ में बिहार सरकार के कार्यों पर सवाल खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश सरकार के दाग वे खुद धोएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मौजूदा बाढ़ और कोरोना की समस्या में सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बाढ़ और कोरोना में सरकार पूरी तरह फेल हुई है। बाढ़ ग्रसित इलाकों में ना तो राहत कार्य हो रहे हैं और ना ही कोरोना के बचाव में काम किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार में डबल इंजन की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अभी केंद्र ने बिहार को कितनी मदद पहुंचाई, नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि बाढ़ और कोरोना में कितने खर्च किए हैं। तेजस्वी ने लालू राज की बात करते हुए कहा कि लालू राज में जब बाढ़ आई थी तो 1100 करोड़ की सहायता राशि भेजी गई थी। पीएम मनमोहन सिंह तक पटना आए थे, पर आज केंद्र से नीतीश कुमार ने सहायता मांगी भी है या नहीं, पता नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी करेंगे और नीतीश कुमार के सारे दाग धोएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार के पास सभी समस्याओं का एक ही नुस्खा, भगवान भरोसे छोड़ दो, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार पिछले 15 सालों में तरक्की की जगह बर्बादी की ओर बढ़ता गया। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास सभी समस्याओं का एक ही नुस्खा है कि सभी समस्याओं को भगवान के भरोसे छोड़ दो, कुछ दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने आरजेडी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज भी बाढ़ जैसी आपदा अगर तबाही मचाती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर मानसून हर साल एक ही समय पर आता है तो आखिर सरकार इसकी पहले से तैयारी क्यों नहीं करती है।
बाढ़ नियंत्रण के लिए नहीं उठाया प्रभावी कदम। तेजस्वी ने कहा कि बिहार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन यहां बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई का प्रति व्यक्ति खर्च औसत 104.40 रुपए होता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 199.20 रुपए है। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि साल दर साल हजारों करोड़ रुपए नीतीश सरकार बाढ़ के नाम पर डकार जाती है, लेकिन इसके नियंत्रण और रोकथाम पर अभी तक एक भी प्रभावी काम नहीं कर पाई है। समस्याओं को छोड़ देते हैं भगवान के भरोसे। तेजस्वी ने आगे कहा, अपने 15 सालों के शासन काल में नीतीश जी ने एक भी नया बांध या बैराज नहीं बनवाया जिससे बाढ़ के खतरे और उसकी वजह से नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के पास एक अजीबोगरीब नुस्खा है, सभी समस्याओं को भगवान भरोसे छोड़ दो, कोई भी परेशानी चाहे वो बाढ़ या कोरोना वायरस हो अपने आप खत्म हो जाएगा। तेजस्वी ने नीतीश सरकार से किया यह सवाल। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के 6 महीने गुजर जाने के बाद भी बिहार सरकार गंभीर नहीं हुई है। बिहार संक्रमण के मामले में अब भी देश में आगे है। अगर सिर्फ अगस्त महीने की बात करें तो अभी तक 28 दिनों में 79,861 नए मरीज मिले हैं और 376 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने नीतीश सरकार से सवाल करते हुए कहा, बाढ़ रिलीफ फंड में कितने पैसे मिले और उनका खर्च कहां किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, उनके प्रधान सचिव चला रहे हैं बिहार सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चल रही तनातनी में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब एक नया आयाम जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर चिराग पासवान ने इस बार नया पैंतरा चलाते हुए नीतीश कुमार पर एक अन्य कारण से हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में असल में नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके नजदीकी नौकरशाह चंचल कुमार सरकार चला रहे हैं। चंचल कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं। चिराग ने ये बातें नीट और जेईई परीक्षा के संबंध में कही है। लोजपा अध्यक्ष ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के अपने 119 संभावित उम्मीदवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने बैठक में सभी उम्मीदवारों से इन दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में मदद करने का निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक इसी मुद्दे पर बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर परीक्षार्थियों की समस्याओं को केंद्रीय शिक्षा मंत्री से उठाने का आग्रह किया था। पासवान ने दावा किया है कि उनके पत्र पर मुख्यमंत्री की ओर से कोई पहल नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने चंचल कुमार से मामला उठाने का निर्णय किया। लिहाजा चिराग पासवान ने चंचल कुमार से फोन पर बात की। चिराग ने बैठक में अपने उम्मीदवारों से कहा कि चूंकि बिहार में सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि चंचल कुमार चला रहे हैं, लिहाजा उन्हीं से बात करना बेहतर है। बैठक को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य की जनता सुरक्षित चुनाव चाहती है, इसलिए चुनाव आयोग को सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत में फिर ट्विस्ट, रघुवंश की नाराजगी के बीच रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री पर रोक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी की वजह से पूर्व लोक जनशक्ति पार्टी सांसद रामा सिंह के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने पर फिलहाल रोक लग गई है। इस घटना से बिहार की राजनीति में एक बार फिर ट्विस्ट आ गया है। रामा सिंह ने ऐलान किया था कि वे 29 अगस्त को आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, मगर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के निर्देश के बाद फिलहाल रामा सिंह की पार्टी में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 4, सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी किया दिशा निर्देश। 7 सितंबर से चलेगी मेट्रो। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह दिशा निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। यह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से होना चाहिए। वहीं सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के
छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, ओपन एयर थिएटर को छोड़कर और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर रोक नहीं। दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी। अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी। दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों के सामान के अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बुरे फंसे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, एक और मामला दर्ज, जाली डिग्री पर एफआईआर। जी हां दोस्तों, भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर अब एक और मामला दर्ज हुआ है। यह मामला देवघर के नगर थाने में दर्ज कराया गया है। कभी मुफलिसी में जिंदगी जीने वाले निशिकांत दुबे आज अकूत संपत्ति के मालिक होने के विवाद में सुर्खियों में ही हैं कि अब उनके खिलाफ फर्जी डिग्री लेने का भी मामला सामने आ गया है, अर्थात जालसाजी का एक और मामला उनके साथ जुड़ गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि भाजपा की स्वच्छ छवि पर एक नया दाग सामने आ रहा है। अवैध संपत्ति के विवाद के बाद अब डिग्री विवाद ने पूरी छवि को धूमिल करने की स्थिति उत्पन्न कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा ने देवघर के नगर थाने में आवेदन देकर सांसद निशिकांत के फर्जी डिग्री होने की शिकायत की थी, जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने की पुष्टि देवघर नगर थाना के प्रभारी ने की है। शिकायतकर्ता झा ने आवेदन में कहा है कि 28 जुलाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ, जिसमें निशिकांत दुबे पर दिल्ली विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री लेने संबंधी बातों का उल्लेख है। झामुमो की तरफ से कहा गया है कि उनकी डिग्री फर्जी है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने पुख्ता किया है। उसमें आगे लिखा गया है कि सांसद निशिकांत दुबे अपनी चुनावी सभाओं में अपने आप को दिल्ली विश्वविद्यालय से पास आउट बताते हैं और लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में पैठ है, वो लोगों को रोजगार दिला सकते हैं। ऐसा कहना एक भ्रामक चुनावी घोषणा है, जिससे जनता ठगी जाती है। निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम पर अलग अलग मामलों में अभी तक 4 प्राथमिकी दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 3 प्राथमिकी के शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा हैं और एक प्राथमिकी देवघर निवासी शशि सिंह की पत्नी किरण सिंह ने दर्ज कराई है। 2 मामले जो सांसद की पत्नी अनामिका पर दर्ज हैं, वो देवघर के एलोकेसी धाम में पैसे को लेकर गड़बड़ी का है। वहीं एक प्राथमिकी देवघर में शिवधाम नाम की प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है। इस प्रॉपर्टी में जमीन खरीद बिक्री को लेकर आरोप लगाए गए हैं। वहीं चौथा प्राथमिकी सांसद निशिकांत दुबे पर फर्जी सर्टिफिकेट के मामले को लेकर हुआ है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि विवादों में घिरे निशिकांत दुबे के कारण भाजपा के छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। इस तरह यह मामला अब झारखंड में जोर पकड़ता जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर रोजगार दो अभियान का दूसरा चरण किया शुरू। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की युवा इकाई ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के मकसद से शनिवार को रोजगार दो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसके तहत संगठन के कार्यकर्ता देश भर में केंद्र सरकार और सत्ता पक्ष के प्रमुख लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले भारतीय युवा कांग्रेस ने गत 9 अगस्त को अपने स्थापना दिवस के मौके पर इस अभियान के पहले चरण के तहत सोशल मीडिया में मुहिम शुरू की थी। युवा कांग्रेस के रोजगार दो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत के मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर विपक्ष की आवाज को अनसुना कर देती है। उन्होंने दावा किया, कोरोना से पहले भी स्थिति भयावह थी और अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक कोरोना संकट के कारण ही 13.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। हम बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को बार बार आगाह करते हैं, लेकिन उसके कान पर जू नहीं रेंगती। युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने आरोप लगाया, सरकार के लोग कोरोना महामारी और अर्थव्यवस्था की तबाही को दैवीय घटना कह रहे हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। नोटबंदी, बिना तैयारी के GST लागू करने और गलत ढंग से लॉकडाउन करने के कारण हालात खराब हुए। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर भी ध्यान दे। इसको लेकर हम सरकार पर दबाव बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। यह अभियान भी इसलिए शुरू किया गया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने आरोप लगाया कि सरकार ने नजरिए की कमी है, जिस कारण बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा, इस अभियान के पहले चरण में हम सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था। दूसरे चरण में बेरोजगारी का मुद्दे पर हम सरकार इससे जुड़े प्रमुख लोगों के आवाज के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, युवाओं को इस मुद्दे पर जागरूक करेंगे। श्रीनिवास के मुताबिक उनके संगठन ने बेरोजगारी के मुद्दे पर हिंदी एवं कई क्षेत्रीय भाषाओं में गीत भी तैयार किए हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सोशल मीडिया प्रभारी वैभव वालिया ने कहा, पहले चरण में हम सोशल मीडिया के तहत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचे हैं और आगे इस अभियान को और तेज करेंगे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का आरोप, व्हाट्सएप चाहता है भारत में पेमेंट प्लेटफॉर्म, बीजेपी के साथ सांठगांठ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका व्हाट्सएप पर नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म को भारत में भुगतान सेवा शुरू करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से मंजूरी की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट कर कहा, अमेरिका की टाइम मैगजीन ने व्हाट्सएप बीजेपी सांठगांठ का खुलासा किया है। 40 करोड़ भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला व्हाट्सएप से भुगतान सेवा शुरू करने के लिए मोदी सरकार की मंजूरी चाहता है, इसलिए बीजेपी का व्हाट्सएप पर होल्ड है। व्हाट्सएप सोशल मीडिया का स्वामित्व फेसबुक इंक के पास है। इससे पहले 16 अगस्त को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देश में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। राहुल ने यह भी आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फर्जी खबर और घृणा फैलाकर मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है। राहुल ने इससे पहले मीडिया का हवाला देकर ट्वीट करते हुए कहा था, बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप पर भारत में नियंत्रण है। वे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इनके जरिए फर्जी खबर और घृणा फैलाते हैं। आखिरकार अमेरिकन मीडिया फेसबुक पर सच्चाई के साथ सामने आई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों फेसबुक पर आरोप यह लगा है कि उसने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की पोस्ट पर हेट स्पीच नियम को लागू नहीं किया। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह आरोप लगा था कि फेसबुक की कंटेंट पॉलिसीज का भारत में बिना भेदभाव के पालन नहीं हो रहा है और बीजेपी पर नरमी बरती जा रही है। फेसबुक की निष्पक्षता को लेकर भारत में उठ रहे सवाल और इसको लेकर जारी राजनीतिक बवाल के बीच सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने इस पर अपनी सफाई दी थी। फेसबुक ने कहा था कि यह खुला, पारदर्शी और गैर पक्षपातपूर्ण मंच है। फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, फेसबुक हमेशा से एक खुला, पारदर्शी और गैर पक्षपातपूर्ण मंच रहा है, जहां लोग खुद को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे ऊपर पूर्वाग्रह का आरोप लगाया गया है कि हम अपनी नीतियों को पक्षपातपूर्ण तरीके से लागू करते हैं। हम पूर्वाग्रह के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं और यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी भी रूप में घृणा व कट्टरता की निंदा करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमीश देवगन पर कांग्रेस प्रवक्ता का तंज, पत्रकारिता से पहले आपको हिंदी सिखानी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, हिंदी समाचार चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर एक डिबेट शो के दौरान एंकर अमीश देवगन और कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। डिबेट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। डिबेट शो का एक छोटा सा वीडियो कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हर डिबेट में विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर मोदी सरकार को कवर फायर देना, विपक्ष के प्रवक्ताओं को बीच में टोक कर बात को पूरा ना होने देना, सत्ता पक्ष से कठिन सवाल पूछने लगो तो वॉल्यूम कम कर देना, ये सब सरकार के पिट्ठू होने के ही लक्षण तो हैं। इसलिए डिबेट में कहा #अमीश पिट्ठू है। रागिनी नायक ने इस ट्वीट पर न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर अमीश देवगन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आप जानते हैं कि आपने क्या बोला और उसे वापस भी लिया। आपको बहस में अधिकतम समय मिला, जितनी ऊर्जा मेरे को गाली देने को लगा रही हैं, आप उतना विषय को पढ़ लिया होता तो यह दिन न देखना पड़ता। मैं आपके स्तर पर नहीं उतर सकता, माफ करिए। अमीश देवगन के इस ट्वीट पर रागिनी नायक ने भी पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, महोदय, मेरे को नहीं मुझे होता है, देने को नहीं देने में होता है, पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया होता है, मैं नहीं मैं होता है, माफ़ करिए नहीं माफ़ कीजिए होता है। अब आप माफ़ी मांग ही रहे हैं तो चलिए माफ़ किया, लेकिन पत्रकारिता से पहले आपको हिंदी सिखानी पड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को मिलेगी राहत, जमानत पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई 11 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि चाईबासा कोषागार से तकरीबन 37 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 24 जनवरी 2018 को 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से ही लालू यादव सजा काट रहे हैं। यहाँ लालू ने 2.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजार लिया है। इसी बात को आधार बनाते हुए लालू यादव के अधिवक्ता की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है और अब 11 सितंबर को मामले पर सुनवाई की जाएगी। हाई कोर्ट में दायर इस जमानत याचिका में कहा गया है कि लालू यादव ने आधी सजा पूरी कर ली है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, वो कई तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, लिहाजा कोर्ट से उन्हें जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की जमानत की अर्जी काफी अहम मानी जा रही है। कुछ समय पहले लालू प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है। इससे पहले उन्हें चारा घोटाले के 3 मामलों में जमानत दी गई थी। फिलहाल लालू यादव कराची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। पहले वो रिम्स के पेइंग वार्ड में रहते थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उन्हें डायरेक्टर बंगले में शिफ्ट किया गया है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार देश के सबसे झूठे सीएम, लोगों को गुमराह कर सच छुपाते हैं। तेजस्वी, जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बाढ़ और कोरोना को लेकर बिहार में स्थिति खराब है। बाढ़ से 16 जिले, 130 प्रखंड और 84 लाख आबादी प्रभावित हुई है। मेरे कहने के बाद सीएम ने सिर्फ 2 बार हेलीकॉप्टर से दौरा किया। बाढ़ प्रभावितों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तेजस्वी ने सरकार से सवाल पूछा कि सरकार बताए वायुसेना के कितने हेलीकॉप्टर चलाए गए, 84 लाख आबादी सड़क पर आई, उसके लिए क्या किया गया। यहाँ तक बाढ़, बांध, तटबंध, पुल पुलिया बड़े पैमाने पर टूटे। केंद्र सरकार ने बाढ़ की समीक्षा के लिए कोई टीम नहीं भेजी। बिहार की मदद के लिए केंद्र ने क्या किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।